हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्लास अगेन सीबीएसई में आप सभी का स्वागत है। साथियों, ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है। आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। हमारे नेशनल इकोनॉमी की लाइफ लाइन्स क्या है, ये हमारे देश के डेवलपमेंट में किस तरह से मदद कर रहा है। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। तो साथियों, अगर आप सभी लोग नेक्स्ट ईयर बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और साथ में क्लास 9 के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि क्लास 9 के बच्चे भी जब 10 में अभी जाएंगे तो उनके लिए भी ये हमारा वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। चूँकि हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी से, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो जो कोई भी क्लास 9 और 10 में है, फटाफट वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों के साथ भी इनको आप लोग शेयर कर दें। तो चलिए हम लोग फटाफट शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हम सभी लोग अलग अलग मटेरियल्स और सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं इन आवर डेली लाइफ। सम ऑफ दीज आर अवेलेबल इन आवर इमीडिएट सराउंडिंग्स। इन मटेरियल्स में से या फिर इन सर्विसेज में से जो अवेलेबिलिटी है, वो अवेलेबिलिटी डिपेंड करता है कि हमारे सराउंडिंग में भी हो सकता है, थोड़े दूर में भी हो सकता है। वाइल अदर रिक्वायरमेंट्स आर मेट बाय ब्रिंगिंग थिंग्स फ्रॉम अदर प्लेसेस। जबकि हमारे जो दूसरे रिक्वायरमेंट हैं वो पूरा हो सकता है कि उनको पूरा करने के लिए हमें दूसरे जगह से ऑब्जेक्ट्स को लाने पड़े या उन थिंग्स को लाने पड़े। Goods and services do not move from supply locals to demand locals on their own। ये जो गुड्स हैं या फिर सर्विसेज हैं, ये अपने आप मूव नहीं करता है डिमांड लोकल से सप्लाई लोकल तक। डिमांड लोकल मतलब ऐसा जगह जहाँ से इनका डिमांड हुआ है, इन ऑब्जेक्ट्स का डिमांड हुआ है, गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड हुआ है। सप्लाई लोकल्स कोई फैक्ट्री हो सकता है, कोई सब्जी मंडी हो सकता है, कोई दुकान हो सकता है। तो दिस आर सप्लाई लोकल्स। तो सप्लाई लोकल से डिमांड लोकल तक जो ऑब्जेक्ट हैं या फिर जो गुड्स हैं और सर्विसेज हैं, वो अपने आप तो आया नहीं होगा। तो इनको यहाँ तक लाने के लिए देयर मस्ट बी सम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो गवर्नमेंट तो ये जो मूवमेंट है इन गुड्स और सर्विसेज का, इनको मूव करवाने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होगी। तो ट्रांसपोर्ट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट हमारा कई प्रकार का हो सकता है। अगर ट्रांसपोर्ट के टाइप्स की हम लोग बात करें तो कुछ लोग वाटर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हो सकता है एयर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हो सकता है रोड ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि रोडवेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, वाटरवेज या एयरवेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दीज आर सम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो सम पीपल आर इंगेज्ड इन फैसिलिटेटिंग दीज मूवमेंट्स। इन गुड्स के मूवमेंट में कुछ लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रेडर कहते हैं, हु मेक द प्रोडक्ट्स कम टू द कंज्यूमर्स बाय ट्रांसपोर्टेशन। तो इसलिए द पेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज देयर मूवमेंट ओवर स्पेस। तो ये जो प्रोडक्शन है गुड्स एंड सर्विसेज का, ये डिपेंड करता है, यानी कि जो ये पेस ऑफ डेवलपमेंट है किसी भी कंट्री का, ये डिपेंड करता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, और दूसरा मूवमेंट ऑफ दिस गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो इसीलिए एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होना प्री रिक्विजिट है फॉर फास्ट डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। अगर किसी भी कंट्री का फास्ट डेवलपमेंट होना है, फास्ट डेवलपमेंट करना है, तो इसके लिए हमें प्री रिक्विजिट में क्या चाहिए? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अच्छे तरीके से डेवलप होना चाहिए। अगर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अच्छे तरीके से डेवलप होगा तो गुड्स एंड सर्विसेज का एफिशिएंट मैनर में ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगा। मूवमेंट ऑफ दिस गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी ओवर 3 इंपॉर्टेंट डोमेन्स ऑफ अवर अर्थ। तो ये 3 डोमेन क्या है? लैंड है, वाटर है और एयर है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करें तो लैंड ट्रांसपोर्ट में रोडवेज हो सकता है, रेलवेज और पाइपलाइंस हो सकता है। वाटर ट्रांसपोर्ट में इनलैंड वाटरवेज और ओवरसीज हो सकता है। जबकि एयर ट्रांसपोर्ट में डोमेस्टिक एयरवेज हो सकता है और इंटरनेशनल एयरवेज हो सकता है।
डोमेस्टिक में भी प्राइवेट एयरलाइंस हैं और पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं। तो एक एक करके हम लोग इन सभी को देखेंगे, इन सभी को पढ़ेंगे, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर हम लोग डिस्कशंस करेंगे। तो फिलहाल के लिए अगर अभी हम लोग देखें तो फॉर अ लॉन्ग टाइम trade and transport were restricted to a limited space. With the development of science and technology, the area of influence of trade and transport expanded far and wide. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ, तो ये जो एरिया है ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट ये एक्सपेंड किया, और आज के समय में द वर्ल्ड हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अ लार्ज विलेज विद द हेल्प ऑफ एफिशिएंट एंड फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट। ये एफिशिएंट और फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट की वजह से पूरी दुनिया आज के समय में जो है ये एक लार्ज विलेज की तरह हो गया है। एक मतलब एक तरह से कहें तो ग्लोबलाइज्ड हो गया है। तो ग्लोबलाइजेशन होने के वजह से ये पूरी दुनिया आज एक बड़े विलेज की तरह हमें प्रतीत होता है। तो आगे अगर हम लोग देखें तो आगे हैं, ट्रांसपोर्ट हैज़ बीन able to achieve this with transport has been able to achieve this with the help of equally developed communication system. Therefore communication and trade are complementary to each other. ये जो डेवलपमेंट हुआ है ये डेवलपमेंट सिर्फ हम लोग ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात मतलब सिर्फ ट्रांसपोर्ट सिस्टम में डेवलपमेंट के वजह से ये नहीं हो पाया है। इसमें और भी कंट्रीब्यूशन है और वो है कम्युनिकेशन सिस्टम भी हमारा डेवलप किया, तब जाकर के ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ट्रेड जो है हम लोग कहेंगे कि ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर इनमें से कुछ भी लैक होता है, कुछ भी अगर हम लोग हटा देते हैं तो ये अधूरा हो जाएगा, फिर उस हिसाब से डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। आज के समय में अगर हम लोग बात करें तो इंडिया वेल लिंक्ड है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डिस्पाइट इट्स वास्ट साइज, डाइवर्सिटी एंड लिंग्विस्टिक एंड सोशियो कल्चरल पोलरिटी। अब इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हम लोग आज पूरी दुनिया से बहुत अच्छे तरीके से लिंक्ड हैं। रेलवेज हुआ, एयरवेज हुआ, वाटरवेज, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, इंटरनेट एटसेट्रा हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन मेनी वेज। तो इन सभी चीज़ों की मदद से, इन सभी चीज़ों ने हमारे सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस को सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस को करवाने में इन सभी चीज़ों ने हेल्प किया है। द ट्रेडर्स फ्रॉम लोकल टू इंटरनेशनल लेवल्स हैव एडेड टू द वाइटलिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी। ये जो ट्रेडर्स हैं, चाहे वो लोकल हो या इंटरनेशनल लेवल के ट्रेडर्स हो, उन लोगों ने हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किया है। इट हैज़ एनरिच्ड आवर लाइफ एंड एडेड substantially to growing amenities and facilities for the comforts of our lives। तो इस चैप्टर में हम लोग इसी के ऊपर थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। बेसिकली ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो है ये सर्व कर रहा है एज लाइफ लाइन ऑफ आवर नेशनल इकोनॉमी एंड मॉडर्न इकोनॉमी। तो इसीलिए it is thus evident that a dense and efficient network of transport and communication is prerequisite for local, national and global trade of today। तो हम लोग इनको थोड़ा डिटेल में डिस्कशंस करना अब शुरू करते हैं। पहला हम लोग शुरू करेंगे रोडवेज से, जो कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में लैंड के अंदर आता है। तो पहला हमारा रोडवे हो गया। तो रोडवेज में इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में हमारे भारत के पास जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है। 62.16 लाख किलोमीटर रोडवेज हमारे पास है। ये 2020-21 का डेटा है। इन इंडिया रोडवेज हैव प्रीसीडेड रेलवेज। भारत में रोडवे ने रेलवे को पछाड़ रखा है। दे स्टिल हैव एन एज ओवर रेलवेज in view of the ease with which they can be built. The growing importance of road transport vis-a-vis rail transport is rooted in the following reasons। ये जो रोड ट्रांसपोर्ट और रेल ट्रांसपोर्ट में जो ग्रोइंग इम्पोर्टेंस है उनका कुछ कारण है। कारण यह है कि द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड इज मच लोअर देन डेट ऑफ रेलवे लाइन्स। रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है,
रोडवेज के कंपैरिजन में। तो इसीलिए रोड नेटवर्क्स अपने भारत में सबसे ज़्यादा हैं, रेलवे से भी ज़्यादा हैं। रोड्स कैन बी ट्रेवर्स कंपैरेटिवली मोर डाइसेक्टेड एंड अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी। तो अनइवन टोपोग्राफी जो है, जैसे कि पहाड़ों में भी हम रोड को अच्छे से बना सकते हैं, जबकि पहाड़ों में रेलवेज का डेवलपमेंट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क भी होता है और एक्सपेंसिव भी हो जाता है। जैसे कि देखो, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने अभी मिज़ोरम को कनेक्ट किया गया है। तो मिज़ोरम को कनेक्ट करने में जो है वो मतलब आज़ादी से अब अभी लगभग 79 ईयर्स 80 ईयर्स हो गए हैं, और 80 साल के बावजूद भी, इतने वर्षों में मिज़ोरम अब तक भारत से रेलवेज़ के थ्रू कनेक्टेड नहीं था। तो उनको अभी हाल ही में कनेक्ट किया गया है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ की जो टोपोग्राफी है वो अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी है। आसान नहीं होता है ऐसे रीजन में रेलवेज़ का डेवलपमेंट करना। तो एक ये एज है रोडवेज़ को। रोड्स कैन negotiate higher gradients of slope as such can ट्रेवर्स माउंटेन्स सच एज द हिमालयाज। अब जो रोडवेज वगैरह सब हैं, रोड्स वगैरह सब जो हैं, ये ईजिली मतलब जो हायर ग्रेडियंट्स हैं, ज़्यादा स्लोप जहाँ पे हैं, तो उन रीजन्स में इनको अच्छे से डेवलप किया जा सकता है, जबकि रेलवेज़ का ऐसे रीजन में डेवलपमेंट करना मुश्किल टास्क है। और चौथा रीज़न ये है कि रोड ट्रांसपोर्ट इज़ इकोनॉमिकल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पर्सन। जब कुछ लोगों को अगर लेके जाना है, तो अगर कुछ लोगों का ट्रांसपोर्ट करना है थोड़े अमाउंट में, अगर गुड्स को शॉर्ट डिस्टेंसेस में ले करके जाने हैं, तो उसके लिए रोडवेज वो सस्ता पड़ता है। इट आल्सो प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विसेज। डोर टू डोर सर्विसेज भी ये प्रोवाइड करता है, तो इसीलिए द कॉस्ट ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग इज मच लोअर। और छठा रीजन हो जाता है रोड ट्रांसपोर्ट इज आल्सो यूज्ड एज अ फीडर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये रोड ट्रांसपोर्ट जो है, ये दूसरे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए फीडर की तरह काम करता है। तो सच एज दे प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन रेलवे स्टेशंस, एयर एंड सी पोर्ट्स। तो इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि ये एक एडवांटेज मिला हुआ है रोडवेज को ओवर दी रेलवेज। इंडिया में रोड्स को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं बेसिकली 6 क्लासेस में। तो रोड्स हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू 6 कैटेगरीज इन इंडिया अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी। तो जिसमें से एक हमारा हो जाता है नेशनल हाईवे एंड फाइंड आउट दी सिग्निफिकेंट रोल प्लेड बाय दीज रोडवेज। तो उनमें से हम लोग का ये जो एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, दैट इज़ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज, तो गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, जिसमें कि दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को लिंक करने के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। एंड दिल्ली वाइज 6 लेन सुपर हाईवेज। तो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर लिंकिंग श्रीनगर, जो कि जम्मू कश्मीर में है, एंड कन्याकुमारी श्रीनगर से, यानी कि एक तरफ श्रीनगर से कन्याकुमारी नॉर्थ साउथ कॉरिडोर हो गया। और फिर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल मतलब ये जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में हमारा हो गया एक तरफ असम में सिलचर हो गया, और दूसरे तरफ गुजरात में हम लोग कह सकते हैं कि पोरबंदर हो गया। तो पोरबंदर गुजरात में और सिलचर असम में, तो ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हो गया। और नॉर्थ में श्रीनगर और साउथ में कन्याकुमारी, तो ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर हो गया थे। इस तरह से हमारा तो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो कि लिंक करना है श्रीनगर को और कन्याकुमारी को, और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर लिंक कर रहा है सिलचर इन असम टू पोरबंदर इन गुजरात। तो ये इसी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज का एक हिस्सा है। The major objective of this super highways is to reduce the time and distance between the mega cities। भारत में जो मेगा सिटीज़ हैं, इनके बीच में जो ट्रेवल करने में समय लगता है, इन समय को कम करना इसका मुख्य मकसद है इन सुपर हाईवेज का, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का। तो दिस हाईवे प्रोजेक्ट्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। NHAI के द्वारा जो है ये हाईवे प्रोजेक्ट्स को शुरू किया गया है। तो NHAI जो है ये इनको बना रही है। तो इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, ये जो मेगा सिटीज़ हैं उनके बीच में जो डिस्टेंसेस हैं, जो टाइम है, डिस्टेंस तो उतना ही रहने वाला है, तो टाइम को ये कम करने में
मदद करेगा। तो कम समय में हम लोग मेगा सिटीज़ में पहुंच पाएंगे। और इन गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के बनने के वजह से हम लोग एक ये भी देख सकते हैं कि ये जो इनके रास्ते में आने वाले जो कुछ बड़े शहर हैं, तो उनसे भी ये कनेक्टिविटी हमें प्रोवाइड करती हैं। तो दिस इज़ हाउ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इज़। दूसरा आ जाता है नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे ये लिंक करता है द एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री। दिस आर द प्राइमरी रोड सिस्टम। हमारे देश में ये प्राइमरी रोड सिस्टम है नेशनल हाईवे। अ नंबर ऑफ मेजर नेशनल हाईवे रन इन नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। बहुत सारे नेशनल हाईवे हैं। तो नेशनल हाईवे नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे करके बहुत सारे नेशनल हाईवे जो हैं वो बनाए गए हैं अपने भारत में। इसके बाद आ जाता है हमारे स्टेट हाईवेज। स्टेट हाईवेज जो हैं दीज आर दी रोड्स लिंकिंग ए स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स जो हैं उनको ये लिंक करते हैं, तो इसको हम लोग स्टेट हाईवे कहते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को लिंक करते हैं कैपिटल के साथ में, तो दीज आर स्टेट हाईवेज। फिर आ जाता है हमारे पास डिस्ट्रिक्ट रोड्स। तो डिस्ट्रिक्ट रोड्स में दिस रोड्स कनेक्ट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स विद अदर प्लेसेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स। और अदर रोड्स में आ जाते हैं रूरल रोड्स विच लिंक रूरल एरियाज एंड विलेजेस विद द टाउन। गांव को शहरों से जोड़ने के लिए ये अदर रोड्स यानी कि रूरल रोड्स हैं। These are classified under these categories. This road receives special impetus under the प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से इनको जो है स्पेशल ग्रांट मिलते हैं, तो उससे जो है इनको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। इस स्कीम के अंडर स्पेशल प्रोविजंस आर मेड सो दैट एवरी विलेज इन द कंट्री इज लिंक्ड टू अ मेजर टाउन इन द कंट्री बाय एन ऑल सीजन मोटरेबल रोड। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंदर क्या है कि एक स्पेशल प्रोविज़न है जिसमें कि प्रत्येक गांव को शहरों से जोड़ने के लिए, ये जो मेजर टाउन्स हैं हमारे देश में, उनसे जोड़ने के लिए एक मोटरेबल रोड की व्यवस्था की गई है। तो ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंदर ये व्यवस्था की गई है। तो आप सभी लोग इन बातों को ध्यान में रखिएगा। आगे हैं हमारे पास बॉर्डर रोड्स। बॉर्डर रोड्स की अगर बात करें तो बॉर्डर रोड्स मेनली बॉर्डर एरियाज जो हैं वहाँ पे बनाए गए हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस रोड्स, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंस्ट्रक्ट्स एंड मेंटेन्स रोड्स इन द बॉर्डरिंग एरियाज ऑफ द कंट्री। हमारे कंट्री का जो ये बॉर्डरिंग एरियाज हैं वहाँ पे इनका कंस्ट्रक्शन करना जो है वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में आता है। ये ऑर्गेनाइजेशन को 1960 में इस्टेब्लिश किया गया था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इन द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर एरियाज एंड दिस रोड्स हैव इम्प्रूव्ड एक्सेसिबिलिटी इन एरियाज ऑफ डिफिकल्ट टेरेंस। ये जो बड़ा मुश्किल टेरेंस हुआ करता था तो वहाँ पर भी एक्सेसिबिलिटी हो पाई है। ऑल दिस इज़ पॉसिबल ड्यू टू बॉर्डर रोड्स कंस्ट्रक्टेड बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और इस वजह से इन्होंने हेल्प किया हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, और जो हमारे स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस वाले जो लोकेशंस थे उनको कनेक्ट करने में बॉर्डर रोड्स ने हमें हेल्प किया है। यहाँ अगर हम लोग मैप के माध्यम से थोड़ा देखें तो मैप में हमें देखने को मिलता है कि एक तरफ हमें ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है, और दूसरा जो यहाँ पे है दैट इज़ कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में एकदम पूरा एकदम नीचे एकदम साउथ में चले जाए तो तमिलनाडु का जो कन्याकुमारी है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो ये रेड वाला जो एरिया है, दिस रेड वाला रीजन, ये जो कनेक्ट कर रहा है श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक, तो इसको हम लोग नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कहते हैं। और तो एक तरफ हो गया हमारा ये श्रीनगर, और दूसरा ये नीचे में हो गया कन्याकुमारी, दिस इज़ कन्याकुमारी। तो इसको हम लोग नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कहते हैं। दिस इज़ नॉन एज नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ठीक है, एक तरफ पोरबंदर है ये गुजरात में, और दूसरे तरफ सिलचर है, दिस इज़ इन असम। इसको हम लोग ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहते हैं। दिस इज़ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। फिर इसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये जो मेगा सिटीज़ हैं अपने इंडिया में, इन मेगा सिटीज़ को कनेक्ट करने के लिए ये येलो वाला लाइन हमें दिख रहा होगा,
एक यहाँ अहमदाबाद है, इस जगह मुंबई हो गया, फिर यहाँ दिल्ली हो गया, नीचे अगर आ जाए तो ये वाला आगरा हो गया, फिर इस तरफ कोलकाता हो गया, गया के थ्रू ये जा रहा है कोलकाता, फिर ये कोस्टल रीजन के थ्रू पहुंचता है विशाखापट्टनम होते हुए मछलीपट्टनम, चेन्नई और इस तरह से ये बेंगलुरु को। तो यानी कि ये जो मेगा सिटीज़ हैं अपने इंडिया में, तो इनको जोड़ने के लिए ये हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है। तो दिस इज़ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल शेप जो बनाए हुए हैं, दिस इज़ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। और ये ईस्ट वेस्ट, ये वाला ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर हो गया। तो ये हमारा मेजर रोड है, मतलब बड़े हाईवेज़ हैं जो कि मेगा सिटीज़ को कनेक्ट कर रहे हैं। बाकी स्टेट हाईवेज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, रूरल रोड्स हैं, तो ये सब भी जो है एक तरह से कनेक्टिविटी हमें प्रोवाइड करती है। दुनिया का जो लॉन्गेस्ट टनल है दैट इज़ अटल टनल, 9 किलोमीटर लंबा है। इनको बनाया गया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। दिस इज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल्स, दैट इज़ अटल टनल, 9.02 किलोमीटर। बीआरओ ने इनको बनाया है। दिस टनल कनेक्ट्स मनाली टू लाहौल स्पीति वैली थ्रू आउट द ईयर, मतलब सालों भर एक तरफ मनाली है और दूसरे तरफ लाहौल स्पीति वैली है, तो इनको ये कनेक्ट करता है। 9 किलोमीटर लंबा टनल है। पहले ये जो वैली है, दी वैली वाज कट ऑफ फॉर अबाउट 6 मंथ ईच ईयर ओइंग टू हैवी स्नोफॉल, काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल होने के वजह से ये रीजन एकदम कट ही जाता था। तो उधर कनेक्टिविटी थी नहीं। तो दिस टनल इज़ built with ultra modern specification in the Pir Panjal range of the Himalayas at an altitude of 3000 meter from the mean sea level। mean sea level से 3 किलोमीटर ऊपर में ये वाला टनल बना है। और इस टनल में मतलब थ्रू आउट दी सीज़न ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी मौसम हो, तो ये कनेक्टिविटी हमें प्रोवाइड करता है। तो पहले ये कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही थी क्योंकि ठंड के वजह से और ये जो स्नोफॉल के वजह से इस रीजन में कनेक्टिविटी प्रोवाइडेड नहीं थी। ये रीजन जो है कट ऑफ था पहले, लेकिन अब जो है अब यहाँ पे आना जाना संभव हो पाया है, ऑल ड्यू टू अटल टनल। Roads can also be classified on the basis of the type of material used for the construction। जैसे कि मेटल रोड हो सकता है या अनमेटल्ड रोड हो सकता है। मेटल रोड्स में इसको सीमेंट से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, कंक्रीट और इवन बिटुमिन ऑफ कोल। तो देयरफॉर दीज आर ऑल वेदर रोड्स। ये जो मेटल रोड होते हैं वो ऑल वेदर रोड्स होते हैं। और अनमेटल्ड रोड्स गो आउट ऑफ यूज इन द रेनी सीजन। वो मिट्टी वाला सड़क जो होता है उनको हम लोग अनमेटल्ड रोड कहते हैं, कच्ची सड़क जो होती है। दिस वाज ऑल फॉर रोडवेज। रेलवे की अगर बात करें तो रेलवेज आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्रीट एंड पैसेंजर्स इन इंडिया। भारत में फ्रेट यानी कि गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए और पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रेलवेज जो हैं, दिस इज अ प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। It railways also make it possible for people to conduct multifarious activities like business, sightseeing, pilgrimage, along with transportation of goods over longer distances। रेलवेज की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है कि ये कई तरह के एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। बिजनेस एक्टिविटीज़ में है, साइट सीइंग में है, जैसे कि टूरिज़्म वगैरह सब में इनको यूज़ किया जा सकता है। पिलग्रिमेज हुआ अलॉन्ग विद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ओवर लॉन्गर डिस्टेंसेस। अपार्ट फ्रॉम एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडियन रेलवेज have been a great integrating force for more than 150 years। Railways in India bind the economic life of the country as well as accelerate the development of the industry and agriculture। रेलवेज के वजह से यहाँ की जो इकोनॉमिक लाइफ है उनको कनेक्टिविटी मिली है एंड एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में ये एक अहम रोल निभाता है। इंडियन रेलवे जो है इट इज़ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन द कंट्री। फर्स्ट ट्रेन जो है वो मुंबई से थाने के बीच चला था 1853 में। ये जीके में हम सभी लोग याद करते हैं।
और 34 किलोमीटर का ये डिस्टेंस था जब पहली बार रेलवे अंग्रेज लोगों के समय में भारत में चला था। इंडियन रेलवे जो है इट इज़ नाउ ऑर्गेनाइज्ड रीऑर्गेनाइज्ड इनटू 17 जोन। 17 जोन है पूरे भारत में इंडियन रेलवे का। डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ रेलवे नेटवर्क इन द कंट्री हैज़ बीन लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय, यहाँ की जो फिजियोग्राफिक इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स हैं, इन सभी फैक्टर्स ने इनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को रेलवेज़ के जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हैं इनको इन्होंने अफेक्ट किया। जैसे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं with their vast level land, high population density and rich agricultural resources provided the most favorable condition for their growth। अब नॉर्थ इंडिया में देखें तो ये प्लेन एरियाज़ हैं मेनली, तो प्लेन एरियाज़ में रेलवे का डेवलपमेंट करना आसान था और पॉपुलेशन डेंसिटी भी इस रीजन में काफ़ी ज़्यादा है और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ वगैरह सब यहाँ होते रहते हैं, तो रेलवेज़ का डेवलपमेंट नॉर्दर्न इंडिया में ज़्यादा हुआ है। और लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स रिक्वायरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेज अक्रॉस देयर वाइड बेड्स पोस्ड सम ऑब्स्टेकल। हालांकि नॉर्थ इंडिया में अगर देखें तो कुछ रिवर्स वगैरह सब हैं, तो काफ़ी सारा संख्या में रिवर्स हैं, तो बहुत सारे ब्रिजेज यहाँ पे बनाने थे, तो ये थोड़ा बहुत एक मुश्किल का सामना करना पड़ा था। लेकिन फिर भी जो है ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन करके रेलवेज़ का एक्सपेंशन नॉर्दर्न इंडिया में किया गया। जबकि दूसरे तरफ अगर हिली टेरेंस में देखें तो ऑफ द पेनिनसुलर रीजन्स रेलवे ट्रैक्स आर लेड थ्रू लो हिल्स, वहाँ पे जो रेलवे ट्रैक्स हैं वो लोअर हिल्स जो हैं उनके थ्रू वहाँ पे डाला गया है, या फिर गैप्स हैं या फिर टनल्स के थ्रू डाला गया है। हिमालयन माउंटेनियस reasons too are unfavorable for the construction of railway lines due to high relief, sparse population and lack of economic opportunity। तो हिमालयन रीजन की बात करें तो वहाँ एक तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी हमें बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, दूसरा वहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत कम है, तो स्पार्स पॉपुलेशन है और जो उधर का टेरेंस है काफ़ी काफ़ी मुश्किल टेरेंस हैं, तो वहाँ पे रेलवेज़ का डेवलपमेंट करना काफ़ी एक्सपेंसिव टास्क भी हैं और थोड़ा डिफ़िकल्ट भी हैं। दैट इज़ वाई हिली रीजन्स में या फिर माउंटेनियस रीजन्स जो भी हैं, तो उन रीजन्स में हमें रेलवेज़ का कुछ खास वैसा नेटवर्क देखने को नहीं मिलता है। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू ले रेलवे लाइन्स ऑन दी सैंडी प्लेन्स ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। अब जैसे हम लोग जानते हैं कि ये जो राजस्थान का वेस्टर्न वाला पार्ट है, तो ये जो थार रीजन है, तो थार रीजन में जो है ये वाला जो रीजन हो गया, तो इस रीजन में रेलवेज़ का एक्सपेंशन इस रीजन में भी संभव थोड़ा नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ का जो प्लेन्स हैं दैट इज़ सैंडी प्लेन, और स्वैम्प्स ऑफ गुजरात जो है, गुजरात का जो ये स्वैम्पी एरिया है इधर ये वाला रीजन, तो स्वैम्प्स ऑफ गुजरात, फॉरेस्टेड ट्रैक्स ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड झारखंड, तो इन सभी रीजन में रेलवेज़ का डेवलपमेंट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट था, तो इसीलिए हमें वहाँ पे रेलवेज़ की कनेक्टिविटी थोड़ा कम देखने को मिलती हैं। उसी प्रकार से द कॉन्टिग्युअस स्ट्रेच ऑफ सह्याद्री कुड बी क्रॉस्ड ओनली थ्रू दी पासेस। ये जो वेस्टर्न घाट हैं, तो वेस्टर्न घाट में जो पासेस हैं या फिर उधर अगर गैप्स हैं या फिर जो भी गैप्स हैं या फिर पासेस हैं, तो उनके थ्रू ही पास किया जा सकता है सह्याद्री को या फिर वेस्टर्न घाट को। इन रिसेंट टाइम द डेवलपमेंट ऑफ कोंकण रेलवे अलोंग द वेस्ट कोस्ट हैज़ facilitated the movement of passengers and goods in these most important economic regions of India. It has also faced a number of problems such as sinking of tracks in some stretches and landslide. Landslides और ट्रैक्स का सिंक करना, ये उस तरफ जो है एक बड़ी समस्या है। आज के समय में रेलवेज हैव बिकम more important in our national economy than all other means of transport put together. However, rail transport suffered from certain problems as well. Many passengers travel without ticket. हमारे देश में बहुत सारे ऐसे पैसेंजर्स हैं जो बिना टिकट के ट्रैवल करते हैं। थेफ्ट्स एंड डैमेजिंग ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी हैज़ नॉट येट स्टॉप्ड। अब तक जो है ये चोरी हो गया या फिर रेलवे प्रॉपर्टी को डैमेज करना, ये अब तक बंद नहीं हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है। पीपल स्टॉप द ट्रेन्स, पुल द चैन अननेसेसरली,
एंड दिस कॉज हैवी डैमेज टू दी रेलवे। अब इन सब एक्टिविटीज़ के वजह से रेलवे को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, और अगर नुकसान होगा तो फिर हमारे ही देश का नुकसान है, हमारे ही पैसों का नुकसान है। तो एक तरह से हम लोग कहेंगे कि ये हमारा नुकसान है, रेलवे का नुकसान नहीं है, ये हमारा नुकसान है। तो इसीलिए हमें थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा कि ये चीज़ें ना हो। फिर लैंड ट्रांसपोर्ट में ही आ जाता है पाइपलाइंस। Pipeline transport network is a new arrival on the transportation map of India. In the past, there were these were used to transport water to cities and industries. अब देखो, पहले क्या था कि पाइप लाइन्स का इस्तेमाल पहले वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ही यूज़ किया जाता था। दीज आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल गैस फ्रॉम ऑयल एंड नेचुरल गैस फील्ड्स टू रिफाइनरीज। इनका उपयोग जो है आज के समय में ये नेचुरल गैस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल, इनके ट्रांसपोर्टेशन में इनका इस्तेमाल किया जाता है। फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज एंड बिग थर्मल पावर प्लांट्स, इन सभी जगहों पे इनका इस्तेमाल किया जाता है। सॉलिड्स कैन आल्सो बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू अ पाइपलाइन। पाइपलाइन के थ्रू सॉलिड्स को भी हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इनको हम लोग स्लरी में कन्वर्ट करते हैं। फार इनलैंड लोकेशन, वहाँ पे हम लोग इनको, ये जो सॉलिड मटेरियल्स होते हैं उनको हम लोग स्लरी में कन्वर्ट करके ट्रांसपोर्ट करते हैं। फार इनलैंड लोकेशंस ऑफ रिफाइनरीज लाइक बरौनी, मथुरा, पानीपत एंड गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट्स कुड बी थॉट ऑफ ओनली बिकॉज ऑफ पाइपलाइंस। अब बिहार में जो ये बरौनी का प्लांट है, फर्टिलाइज़र प्लांट्स हैं वहाँ पे, तो ये पाइपलाइन के वजह से ही संभव हो पाया है। इनिशियल कॉस्ट जो पाइपलाइंस का होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, लेकिन जैसे जैसे इसका इस्तेमाल होता है तो फिर कॉस्ट जो है वो मिनिमल हो जाता है। सब्सिक्वेंट रनिंग कॉस्ट्स आर मिनिमल। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार खर्च होते हैं, बट फिर बहुत समय तक ये फिर चल भी जाता है। इट रूल्स आउट ट्रांसशिपमेंट लॉसेस एंड डिले। अब ट्रांसशिपमेंट डिले में लॉसेस भी होते हैं या फिर डिलेज भी होते हैं, देरी भी होती हैं। तो पाइपलाइंस में ऐसी समस्या नहीं है। लीकेज की थोड़ी बहुत समस्या है, बट उनको टैकल किया जा सकता है, लीकेज को डिटेक्ट किया जा सकता है। तो दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट नेटवर्क्स ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन इन द कंट्री। अगर कंट्री में हम लोग देखें तो पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन का कुछ इम्पोर्टेंट लोकेशंस हैं जहाँ पाइपलाइंस के थ्रू जो हैं ये ट्रांसपोर्टेशन संभव हो पाया है। अब जैसे कि देखो, फ्रॉम ऑयल फील्ड्स इन असम, असम के ऑयल फील्ड से कानपुर जो कि उत्तर प्रदेश हैं, थ्रू गुवाहाटी, बरौनी, प्रयागराज, तो इनके थ्रू जो है ये पाइपलाइंस को डाला गया है। इट हैज़ ब्रांचेस फ्रॉम बरौनी से इनके ब्रांचेस हैं टू हल्दिया, थ्रू राजबंद, राजबंद टू मौरीग्राम एंड गुवाहाटी टू सिलीगुड़ी। तो इस तरह से इनके ब्रांचेस भी हैं। तो एक मेन लाइन हो गया और फिर कई ब्रांचेस हैं इनके। तो इन ब्रांचेस के वजह से पाइपलाइंस के थ्रू ऑयल्स को ऑयल फील्ड से अलग अलग लोकेशन पर पहुंचाया जा सकता है। उसी प्रकार से सलाया इन गुजरात टू जालंधर इन पंजाब, थ्रू विरमगम, मथुरा, दिल्ली एंड सोनीपत। तो इन सभी लोकेशंस को ये कनेक्ट करते हुए जाता है। फिर ब्रांचेस भी यहाँ देखने को मिलता है टू कनेक्ट कोयली नियर वडोदरा गुजरात, चक्सू एंड अदर प्लेसेस। उसी प्रकार से तीसरा पाइपलाइन 1700 किलोमीटर का है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन। दिस इज़ अ क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन जो कि लिंक करता है मुंबई हाई और बसीन गैस फील्ड को विद वेरियस फर्टिलाइजर power and industrial complexes in the western and northern India. Overall, India's gas pipeline infrastructure has expanded from 1700 km to 18,500 km of cross country pipeline। पहले हमारे पास 1700 था मात्र, अब 18,500 किलोमीटर का गैस पाइपलाइन का नेटवर्क है हमारे पास। तो दिस वाज गैस पाइपलाइन नेटवर्क। फिर आ जाता है नेक्स्ट वाटरवेज। तो एंशियंट पीरियड से ही इंडिया इज़ वन ऑफ द सी फारिंग कंट्रीज। इट्स सीमेन सेल्ड फार एंड नियर दस कैरिंग एंड स्प्रेडिंग इंडियन कॉमर्स एंड कल्चर्स।
तो पुराने समय से ही, एंशियंट टाइम से ही इंडिया में जो है ये वाटर ट्रांसपोर्ट जो है ये अच्छे से डेवलप्ड था। वाटरवेज आर द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये तीनों ट्रांसपोर्ट मीडियम में से ये सबसे चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं। दे आर द मोस्ट सुटेबल फॉर कैरिंग हैवी और बल्कि गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने में ये बहुत ज़्यादा सुटेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। फ्यूल एफिशिएंट है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। इंडिया में इनलैंड नेविगेशन वाटरवेज जो है 14,500 किलोमीटर का है। And in order to create wide waterway network and to promote inland water transport in the country as an economical environment friendly supplementary mode of transport to rail and road. टोटल 111 इनलैंड वाटरवेज इंक्लूडिंग 5 नेशनल वाटरवे डिक्लेयर किया गया है। वेयर डिक्लेयर्ड एज नेशनल वाटरवेज बाय द नेशनल वाटरवे एक्ट 2016। अगर हम लोग एनुअल रिपोर्ट देखें मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज का, तो उनके अनुसार टोटल हमारे पास 111 इनलैंड वाटरवेज हैं, जिसमें से 5 नेशनल वाटरवेज भी हैं जो कि पहले डिक्लेयर किया गया था। इनको अगर हम लोग देखें तो इनके नाम जो हैं हम लोग देख सकते हैं इनलैंड वाटरवेज का। यहाँ इस मैप में हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो डिफरेंट, इस मैप में हम लोग ये रेलवेज़ का नेटवर्क देख सकते हैं। तो एकदम पूरा जाल बिछा हुआ है रेलवेज़ का। नॉर्दर्न इंडिया में रेलवेज़ की जो डेंसिटी है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलती हैं क्योंकि ये प्लेन एरियाज़ हैं। वहीं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है यहाँ हमें बहुत कम देखने को मिलता है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि काफ़ी डिफ़िकल्ट टेरेन्स हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमें रेलवेज़ का ज़्यादा डेंसिटी देखने को नहीं मिलता है। और हमारे देश में कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल वाटरवेज हैं, जैसे गंगा रिवर में जो है बिटवीन प्रयागराज एंड हल्दिया 1620 किलोमीटर का नेशनल वाटरवे नंबर 1 है। उसी प्रकार से ब्रह्मपुत्रा नदी में बिटवीन सदिया एंड धुबरी 891 किलोमीटर का नेशनल वाटरवे नंबर 2 है। सिमिलरली वेस्ट कोस्ट कैनाल इन केरला जो कि नेशनल वाटरवे नंबर 3 है, ये हमारा कोट्टापुरम कोल्लम उद्योग मंडल एंड चंपकड़ा कैनाल्स जो कि 205 किलोमीटर का है, दैट इज़ नेशनल वाटरवे नंबर 3। उसी प्रकार से स्पेसिफाइड स्ट्रेचेस हैं गोदावरी एंड कृष्णा रिवर में अलोंग दी काकीनाडा पुडुचेरी स्ट्रेच ऑफ कैनाल्स जो कि 1078 किलोमीटर का है, दैट इज़ नेशनल वाटरवे नंबर 4। और इसी प्रकार से जो स्पेसिफाइड स्ट्रेचेस हैं ऑफ रिवर ब्राह्मणी along with Matai River delta channels of Mahanadi and Brahmani rivers and East Coast Canal total 588 किलोमीटर का है, that is national waterway number 5। तो these are some other inland waterways जिसके ऊपर substantial transportation could take place। तो इनको अगर हम लोग देखें तो कुछ और भी वाटरवेज हैं, इनलैंड वाटरवेज हैं, तो जहाँ ये चीज़ संभव हो पाया है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन संभव हो पाया है। तो दिस आर मांडवी, जुआरी एंड कैम्बुर्जा, सुंदरबंस, बराक एंड बैक वाटर्स ऑफ केरला। तो यहाँ पे भी हमें वाटरवे ट्रांसपोर्ट जो है वो देखने को मिलता है। Apart from this, India's trade with foreign countries is carried out from ports located along the coast। ये जो कोस्टल रीजन है भारत का, लगभग 7,200 किलोमीटर का जो कोस्टल रीजन्स हैं, तो इन रीजन्स के थ्रू जो हैं, कोस्ट के थ्रू जो हैं, हम लोग कोस्ट पे हम लोग बहुत सारे पोर्ट्स को बना करके रखे हैं। तो 95% ऑफ द कंट्रीज ट्रेड वॉल्यूम जो है दैट इज़ मूव्ड बाय दी सी, समंदर के रास्ते से ही जो है इन गुड्स को हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो मेजर सी पोर्ट्स अगर हम लोग देखें तो दैट इज़ ये हमारा मेजर सी पोर्ट्स में जो ये कोस्ट लाइन है दैट इज़ 7,516.6 किलोमीटर कोस्ट लाइन है हमारे भारत का। एंड इंडिया इज़ डॉटेड विथ 12 मेजर पोर्ट्स एंड 200 नोटिफाइड नॉन मेजर जो कि माइनर या इंटरमीडिएट लेवल के पोर्ट्स हैं। दिस मेजर पोर्ट्स हैंडल 95% ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड।
भारत का 95% ट्रेड जो है इन्हीं 12 पोर्ट्स के माध्यम से होता है। दीनदयाल पोर्ट जो कि कांडला में है इन कच्छ was the first port developed soon after independence to ease the volume of trade on the मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट के ऊपर जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था, तो उनसे जो है लोड को हटाने के लिए, प्रेशर को रिमूव करने के लिए कांडला पोर्ट, जिनको कि दीनदयाल पोर्ट भी कहते हैं, तो इनको विकसित किया गया था। कच्छ रीजन में है ये। और इन द वेक ऑफ लॉस ऑफ कराची पोर्ट टू पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन, चूँकि पार्टीशन के बाद जो है कराची पोर्ट जो था वो पाकिस्तान के हिस्से में चले गया था, तो अब जो है भारत को एक नए पोर्ट का विकास करना था, तो उसी क्रम में जो है कांडला पोर्ट का विकास किया गया था। दीनदयाल पोर्ट इज़ अ टाइडल पोर्ट, ये टाइडल पोर्ट है। इट कैटर्स टू द कन्वेंशनल हैंडलिंग ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स of highly productive granary and industrial belt stretching across union territories of Jammu and Kashmir and the states of Himachal Pradesh, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात। अब इन रीजन में जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं इनको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए जो है इस पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि दीनदयाल पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको कि कांडला पोर्ट भी हम लोग कहते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है हमारे पास कांडला पोर्ट के बाद मुंबई पोर्ट है। तो मुंबई पोर्ट जो है दिस इज़ द बिगेस्ट पोर्ट विद ए स्पेसियस नेचुरल एंड वेल शेल्टर्ड लेबरर्स। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है इट वाज प्लान्ड विद अ व्यू टू डीकंजेस्ट मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट को डीकंजेस्ट करने के लिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को प्लान किया गया है एंड सर्व एज हब पोर्ट फॉर दिस रीजन। मोरमागांव पोर्ट जो कि गोवा में है इज़ द प्रीमियर आयरन ओर पोर्ट। वो मोरमागांव पोर्ट जो है दैट इज़ आयरन ओर एक्सपोर्टिंग पोर्ट ऑफ द कंट्री, वहाँ से आयरन ओर को एक्सपोर्ट किया जाता है। दिस पोर्ट अकाउंट्स फॉर अबाउट 50% ऑफ इंडियाज़ आयरन ओर एक्सपोर्ट। भारत से जो आयरन ओर एक्सपोर्ट होता है उसमें मोरमागांव पोर्ट से लगभग 50% वॉल्यूम जो है मोरमागांव पोर्ट से ही हमारा एक्सपोर्ट होता है। उसके बाद नीचे आ जाता है और न्यू मैंगलोर पोर्ट जो कि कर्नाटका में स्थित है, लोकेटेड इन कर्नाटका, कैटर्स टू एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर कंसनट्रेट्स फ्रॉम कुद्रेमुख माइंस। तो उधर में कुद्रेमुख माइन है, तो कुद्रेमुख माइन से जो है आयरन ओर को एक्सपोर्ट किया जाता है न्यू मोरमागांव पोर्ट्स के द्वारा। उसी प्रकार से कोचीन इज द एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट लोकेटेड एट द एंट्रेंस ऑफ द लगून विद अ नेचुरल हार्बर। वहाँ में नेचुरल हार्बर देखने को मिलता है, कहाँ पे, कोचीन वाला एरिया में। मूविंग अलोंग द अगर ईस्ट कोस्ट में अगर बात करें तो यू वुड सी द एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न पोर्ट दैट इज वीओ चिदम्बरम जो कि तूतीकुड़िन में है इन तमिलनाडु, ये देखने को मिलता है। द पोर्ट हैज़ नेचुरल हार्बर एंड रिच हिंटरलैंड, तो दस इट हैज़ फ्लरिशिंग ट्रेड हैंडलिंग अ लार्ज वैरायटी ऑफ कार्गोज टू इवन अवर नेबरिंग कंट्रीज जैसे कि श्रीलंका, मालदीव्स या फिर जो भी इधर आइलैंड कंट्रीज़ हैं, तो इनसे भी हमारे ट्रेड होते हैं इस पोर्ट के माध्यम से। एंड द कोस्टल रीजन्स ऑफ इंडिया, चेन्नई इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट। हमारे देश में चेन्नई पोर्ट जो है दैट इज़ ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट एंड इट इज़ रैंक्ड नेक्स्ट टू मुंबई इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एंड कार्गो। कार्गो और ट्रेड एंड कार्गो के वॉल्यूम के टर्म्स में मुंबई पोर्ट के बाद ये दूसरे नंबर का पोर्ट है। विशाखापट्टनम, it is the deepest landlocked and well protected port. This port was originally conceived as an आउटलेट फॉर आयरन ओर एक्सपोर्ट। आयरन ओर एक्सपोर्ट के लिए इस पोर्ट को बनाया गया था। पारादीप पोर्ट जो कि ओडिशा में है, ये भी स्पेशलाइज करता है इन द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर। उसी प्रकार से श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट जो कोलकाता में है दैट इज एन इनलैंड रिवराइन पोर्ट। दिस पोर्ट सर्व्स एज अ very large and rich hinterland of Ganga Brahmaputra basin. Being a tidal port, it requires constant dredging of Hooghly। चूँकि ये एक टाइडल पोर्ट है तो इसलिए इनकी ड्रेजिंग करनी होती है, कॉन्स्टेंटली ड्रेजिंग करनी होती है। एंड हल्दिया पोर्ट वॉज डेवलप्ड एज अ सब्सिडियरी पोर्ट इन ऑर्डर टू रिलीव ग्रोइंग प्रेशर ऑन द कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट से प्रेशर को हटाने के लिए जो है, रिमूव करने के लिए ये हल्दिया पोर्ट को बनाया गया था। तो इस तरह से हमारे पास ये पोर्ट्स हैं। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट
एयरवेज के ऊपर। तो एयर ट्रेवल जो है आज के समय में दैट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड मोस्ट कंफर्टेबल एंड प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो दैट इज़ एयर ट्रांसपोर्ट। और फर्दर अगर हम लोग बात करें तो it can cover very difficult terrains like high mountains, dreary deserts, and dense forest, and also along oceanic stretches with ग्रेट ईज। तो थिंक ऑफ द नॉर्थ, अब नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ काफ़ी डिफ़िकल्ट टेरेंस हैं एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री मार्क्ड विद द प्रेजेंस ऑफ बिग रिवर्स, डायसेक्टेड रिलीफ्स, डेंस फॉरेस्ट एंड फ्रिक्वेंट फ्लड्स एंड इंटरनेशनल फ्रंटियर्स। अब इन सब चीज़ों के वजह से अगर एयर ट्रांसपोर्ट अगर नहीं होगा तो फिर इन सभी रीजन्स को कनेक्टिविटी नहीं मिल पाएगी। तो एयर ट्रेवल होने की वजह से, एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होने की वजह से इन रीजन्स में हमारी एक्सेसिबिलिटी अच्छे तरीके से हो पाती है। पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड ये हेलीकॉप्टर सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं ओएनजीसी जो लोकेटेड हैं इन इट्स ऑफशोर ऑपरेशन टू inaccessible areas and difficult terrains like the northeastern states and interior parts of जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। हमारे देश में उड़ान स्कीम चला हुआ है। उड़ान यानी कि उड़े देश देश के हर आम नागरिक, तो ये इनका फुल फॉर्म है और is a first of its kind scheme globally designed to jump-start the regional aviation market. Regional connectivity scheme that is UDAN was conceived by the Ministry of Civil Aviation, Government of India ताकि प्रमोट किया जा सके रीजनल कनेक्टिविटी by making fly affordable for the common citizen. तो central idea of the scheme is to encourage airlines to operate flights on regional and remote routes through enabling policies and extending incentives। तो ये उड़ान स्कीम है। नेक्स्ट आ जाता है कम्युनिकेशन। अब देखो एवर सिंस ह्यूमन अपीयर्ड ऑन द अर्थ दे हैव यूज्ड डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, अलग अलग तरीके से वो कम्युनिकेट करते हैं। बट द पेस ऑफ चेंज हैज़ बीन रैपिड इन मॉडर्न टाइम्स। आज जो आधुनिक समय है, आधुनिक समय में मॉडर्न टाइम्स में ये जो ये जो रफ्तार है चेंजेस का वो काफ़ी ज़्यादा हुआ है। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन इज़ फार ईजियर विदाउट फिजिकल मूवमेंट ऑफ द कम्युनिकेटर और रिसीवर। अब दो व्यक्ति आज के समय में ईजिली बात कर सकते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। पर्सनल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन में जैसे कि टेलीविज़न, रेडियो, प्रेस, फिल्म्स एट्सेट्रा आर द मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द कंट्री। इंडियन पोस्टल नेटवर्क इट इज़ द लार्जेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड। पोस्टल नेटवर्क इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क हमारा इंडियन पोस्टल नेटवर्क है। It handles parcels as well as personal written communication. Cards and envelopes are considered first class mail and are airlifted between stations covering both land and air। तो दोनों लैंड और एयर ट्रांसपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड होता है। कार्ड्स और एनवेलप जो हैं दीज आर कंसिडर्ड फर्स्ट क्लास मेल, इनको कंसिडर किया जाता है और इनको एयरलिफ्ट करके बिटवीन स्टेशंस कवरिंग बोथ लैंड एंड एयर। सेकेंड क्लास मेल इंक्लूड करता है बुक पैकेट्स, रजिस्ट्री, न्यूज़पेपर एंड पेरियोडिकल्स। दे आर कैरिड बाय सरफेस मेल, सरफेस मेल्स के थ्रू इनको कैरी किया जाता है कवरिंग land and water transport to facilitate quick delivery of mails in large towns and cities। 6 मेल चैनल्स को इंट्रोड्यूस किया गया था रिसेंटली। दे आर कॉल्ड राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल एंड पेरियोडिकल चैनल। तो इस तरह से 6 कैटेगरीज में इनको बांटा गया था। तो इस तरह से ये कम्युनिकेशन सिस्टम को भी बेहतर किया हुआ है। तो हम लोग जो देखें तो उनको हम लोग अभी मैप के माध्यम से अगर हम लोग देखें तो मैप में हमें ये मेजर पोर्ट्स एंड सम इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स जो हैं वो हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि इधर श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि अमृतसर में है। फिर दिल्ली में हमें देखने को मिल रहा है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सिमिलरली हमें कई एयरपोर्ट्स हमें यहाँ भारत में देखने को मिल रहे हैं। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये कोलकाता में, हल्दिया में ये हमें
सी पोर्ट्स देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पे ये वाला हमारा हो गया कांडला पोर्ट, जो कि दीनदयाल पोर्ट है। सिमिलरली यहाँ मुंबई पोर्ट है, और इसी के नीचे ये छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। मुंबई एयरपोर्ट के पास में ये जवाहरलाल नेहरू इंटरनेशनल क्या बोलेंगे कि ये सी पोर्ट है। फिर मर्मागोव पोर्ट है, न्यू मंगलोर है, नीचे हमारा ये कोचिन हो गया। फिर और भी अगर हम लोग नीचे आए तो हमें यहाँ देखने को मिल रहा है तिरुवनंतपुरम में ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है, तिरुवनंतपुरम वाला एरिया में। फिर दिस इज ये वाला रीजन में हमें ये टुटिकोरिन रीजन में हमें ये एक सी पोर्ट देखने को मिल रहा है। फिर चेन्नई में हम लोग आ जाते हैं तो चेन्नई वाले रीजन में आ जाता है हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, और ये साथ में सी पोर्ट भी हैं। फिर यहाँ विशाखापट्टनम में भी हैं, पाराद्वीप हो गया। तो ये सब हमारा कुछ इम्पोर्टेंट क्या बोलेंगे कि सी पोर्ट हैं। और एयरपोर्ट्स की अगर बात करें तो वो हम लोग देखें कि अमृतसर में था, फिर ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी हो गया, हैदराबाद वाला रीजन में हो गया। तो ये सब हमारा इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं जो कि डेवलप किया गया है एयर कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करने के लिए। इनके अलावा भी उड़ान स्कीम के अंदर जो है पूरे देश के हर नागरिक इस स्कीम के अंडर जो है भारत सरकार ने कई डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स भी बनाए हैं, और इनका कंस्ट्रक्शन जो है अभी चल रहा है। कई नए एयरपोर्ट्स को बनाए जा रहे हैं। तो हालांकि ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट हैं और इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी एक्सपेंशन किया जा रहा है। तो इस तरह से हमें ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रही है। तो इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क्स इन एशिया। एशिया में टेलीकॉम नेटवर्क्स के मामले में इंडिया में ये हमें लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क प्रोवाइड करता है। एक्सक्लूडिंग अर्बन प्लेसेस मोर देन 2/3 ऑफ द विलेजेस इन इंडिया। अर्बन प्लेसेस को अगर छोड़ दें तो मोर देन 2/3 ऑफ द मोर देन 2/3 of the villages in India have already been covered with subscriber trunk dialing, यानी कि STD टेलीफोन फैसिलिटीज़ से ये कनेक्ट हो चुका है। हालांकि अगर हम लोग इस डेटा तो ये STD बूथ जो है अब तो हमें ये शायद देखने को नहीं मिलता है, बहुत कम देखने को मिलता है। अब मोबाइल फ़ोन से कनेक्टिविटी जो है ये आसान हो गया। मोर देन 90% पीपल ऑफ इंडिया आर राइट नाउ यूजिंग मोबाइल फ़ोन्स। So, in order to strengthen the flow of information from grassroots to the higher level, the government has made special provisions to extend 24 hours STD facility to every village in the country. And there is a uniform rate of STD facilities all over India. It has been made possible by integrating the development इन स्पेस टेक्नोलॉजी विद कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट के वजह से ये संभव हो पाया है। मास कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स एंटरटेनमेंट, क्रिएट अवेयरनेस अमोंग पीपल विद वेरियस नेशनल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़। तो मास कम्युनिकेशन में रेडियो हो गया, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स, फिल्म्स। ऑल इंडिया रेडियो broadcasts a variety of programs in national, regional, and local languages for various categories of people spread over different parts of the country. दूरदर्शन जो कि नेशनल टेलीविज़न चैनल है, तो ये भी एक तरह से मास कम्युनिकेशन ही है। तो इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड। इट ब्रॉडकास्ट अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, सब चीज़ ये ब्रॉडकास्ट करते हैं फॉर पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप। India publishes a large number of newspaper and periodicals annually. They are of different types depending upon their periodicity. Newspapers are published in about 100 से अधिक लैंग्वेज में और डायलेक्ट्स में जो है न्यूज़पेपर पब्लिश किया जाता है। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन द कंट्री आर हिंदी न्यूज़पेपर, उसके बाद इंग्लिश में है, फिर उर्दू में है। तो India is the largest producer of feature film in the world, and it produces short films, video feature films, and video short films. Central Board of Film Certification is the authority to certify both Indian and foreign films.
तो इस तरह से यहाँ पे ये नेटवर्क्स हमारा डेवलप हो गया है। इंटरनेशनल ट्रेड की अगर बात करें तो द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ये जो गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है अमॉन्ग पीपल, स्टेट्स एंड कंट्रीज इज रेफर्ड टू एज ट्रेड। तो ट्रेड वैसे क्या है, तो गुड्स का एक्सचेंज होना अमॉन्ग द पीपल, स्टेट्स एंड कंट्रीज, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेड कहते हैं। तो मार्केट इज़ द प्लेस जहाँ हम ये एक्सचेंज करते हैं गुड्स का। तो ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। अगर कंट्री के बीच में हो रहा है तो इसको हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। एंड इट में टेक प्लेस थ्रू, सी के थ्रू हो सकता है, एयर के थ्रू हो सकता है, या लैंड रूट के थ्रू हो सकता है। जबकि लोकल ट्रेड इज़ कैरिड आउट इन सिटीज, टाउन्स एंड विलेज। जो लोकल ट्रेड है गांव में हो सकता है, आसपास के शहरों में हो सकता है। State level trade is carried between two or more states. Advancement in international trade of a country is an index of its economic prosperity. It is therefore considered the economic barometer for a country. तो ये जो इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ ए कंट्री, ये अगर एडवांस करता है इंटरनेशनल ट्रेड तो इसको हम लोग एक तरह से इंडेक्स की तरह कंसिडर कर सकते हैं किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए। तो ये एक बैरोमीटर की तरह काम करते हैं किसी भी कंट्री के लिए इंटरनेशनल ट्रेड। तो एज द रिसोर्सेस आर स्पेस बाउंड, नो कंट्री कैन सर्वाइव विदाउट। चूँकि ये जो रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी स्पेस बाउंड है, हर एक रीजन में अलग अलग तरह के रिसोर्सेज पाए जाते हैं, तो कोई भी कंट्री जो है एक दूसरे के बिना जो है वो शायद सर्वाइव करना उनके लिए काफ़ी मुश्किल होगा विदाउट इंटरनेशनल ट्रेड। तो एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ ए कंट्री इज डिफरेंस बिटवीन, बैलेंस ऑफ ट्रेड है दैट इज़ कितना एक्सपोर्ट किए कितना इम्पोर्ट किए। तो अगर ये बराबर अमाउंट में है तो ट्रेड लगभग बराबर हुआ है तो बैलेंस्ड है। अगर ऊपर नीच हुआ है तो कोई डेफिसिट में जाता है कोई एक कंट्री, अगर वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट मान लेते हैं वो एक्सीड कर जाता है वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट से, तो इनको फेवरेबल बैलेंस ट्रेड कहते हैं। दूसरे तरफ अगर वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट हमारा ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा हम लोग आयात कर लिए और निर्यात कम किए, तो इसमें हम अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड हम लोग इनको कहते हैं। तो इंडिया हैज़ ट्रेड रिलेशंस विद ऑल द मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक्स एंड ऑल जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। कमोडिटीज़ जो एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया से, उनमें से हमारे जेम्स हैं, ज्वेलरी हैं, केमिकल्स और बहुत सारे रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं और एलीट प्रोडक्ट्स हैं, जो कि हम लोग अपने देश से दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट करते हैं। कमोडिटीज़ जो इंपोर्ट किया जाता है भारत में, दैट इज़ पेट्रोलियम, क्रूड एंड प्रोडक्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, केमिकल्स एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, बेस मेटल्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मशीनरी, एग्रीकल्चरल और एलीट प्रोडक्ट्स। इंडिया जो है इट हैज़ एमर्ज्ड एज सॉफ्टवेयर जाइंट एट द इंटरनेशनल लेवल and it is earning large foreign exchange थ्रू द एक्सपोर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो सर्विस प्रोवाइडर के रूप में जो है वो भारत एक बहुत बड़ा कंट्री है, और सर्विस सेक्टर जो है यहाँ पे यानी कि भारत में सर्विस सेक्टर काफ़ी ज़्यादा डेवलप किया है। तो सर्विस प्रोवाइडर के रूप में भारत जो है वो जाना जाता है, तो इसलिए सॉफ्टवेयर जाइंट के रूप में हम लोग डेवलप किए हुए हैं, यानी कि इंडिया हैज़ एमर्ज्ड एज अ सॉफ्टवेयर जाइंट एट द इंटरनेशनल लेवल। फिर हम लोग टूरिज्म को अगर देखें ट्रेड के रूप में, तो टूरिज्म इन इंडिया हैज़ ग्रोन रिमार्केबली ओवर पास्ट 2 डिकेड्स। पिछले 2-3 दशक में जो है टूरिज्म इंडस्ट्री जो है ये काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया है। विद गवर्नमेंट इनिशिएटिव, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एंड ग्लोबल ब्रांडिंग कंट्रीब्यूटिंग टू दिस सक्सेस। टू बूस्ट टूरिज्म इन इंडिया, भारत में टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए कुछ स्कीम चलाए गए हैं, जैसे कि स्वदेश दर्शन 2.0, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, प्रसाद स्कीम है, पिलग्रिमेज रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। उसी प्रकार से प्रयत्न मित्र एट्सेट्रा हैव बीन स्टार्टेड। टूरिज्म ऑल्सो प्रमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन, provides support to local handicrafts and cultural pursuits. It also helps in development of international trade, international understanding about our culture and heritage. तो फॉरेन
टूरिस्ट विजिट इंडिया फॉर हेरिटेज टूरिज्म, इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म एंड बिजनेस टूरिज्म। तो अलग अलग तरह का टूरिज्म है, अलग अलग पर्पस से फॉरेन टूरिस्ट जो हैं भारत विजिट करने आते हैं। देयर इज़ वास्ट पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। देश के प्रत्येक हिस्से में बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है टूरिज्म इंडस्ट्री को डेवलप होने करने के लिए, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू प्रमोट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूरिज्म फॉर दी अपकमिंग इंडस्ट्री। तो ये हमारा टूरिज्म हो गया एज अ ट्रेड। दैट इज़ ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर। तो ये हमारा आज का चैप्टर रहा और हमारा चैप्टर समाप्त होता है। और इस प्रकार से हम लोग ये कह सकते हैं कि ज्योग्राफी में हम लोग जो पढ़े चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर 7 तक, ये 7 लेक्चर में हम लोग इस वीडियो को डिटेल में डिस्कशन किए हैं। तो जो कोई भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एक एक करके सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो मेनली जो क्लास 10 में सोशल साइंस जो है इनको शुरू करने का मकसद ये था कि बहुत सारे बच्चे ऐसे पाए गए हैं जो कि सोशल स्टडीज़ उनकी हो नहीं पाती हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो एक तरह से ये हेल्प करेगा आप सभी लोगों को। अगर किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो भी परेशानी है उनको मैं दूर कर सकूँ। तो साथियों अगला जो है नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं, ज्योग्राफी तो हमारा हो गया, अब बच गया इकोनॉमिक्स बच गया, फिर सिविक्स बच गया है और हिस्ट्री बच गया। तो एक एक करके हम लोग सारे बुक्स को ख़त्म करेंगे और इसके बाद हम लोग आएंगे साइंस के ऊपर। साइंस हम लोग बाद में करेंगे, बाद में करने के पीछे का वजह बस इतना ही है कि मेनली लोगों का सोशल स्टडीज़ थोड़ा कमज़ोर आ जाता है, तो उनको मजबूत करना जो है बच्चों का थोड़ा मजबूत हो जाए, सोशल स्टडीज़ में उनकी पकड़ आ जाए, तो इसलिए जो है सोशल स्टडीज़ को शुरू किया गया। तो सबसे पहले हम लोग ज्योग्राफी या ज्योग्राफी तो हो गया अपना, इकोनॉमिक्स या सिविक्स में देख लेते हैं कि क्या शुरू करना है। मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि हम लोग सिविक्स को शुरू करें, तो सिविक्स वाला चैप्टर जो है हम लोग अगले लेक्चर में इसी चैनल के ऊपर क्लास अगेन सीबीएसई के ऊपर हम लोग देखने वाले हैं। तो आप सभी लोगों में से जो कोई भी क्लास 10 में है और क्लास 9 में है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने साथियों के साथ इनको शेयर कर दें और मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।